नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं G20 का हमारा ये स्पेशल मुकाबला। दुनिया में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का एपिसेंटर अभी दिल्ली बनी हुई है। दुनिया की कई महाशक्तियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, कई महत्वपूर्ण डील हो रही है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, इटली, साउथ अफ्रीका समेत कई देशों के नेताओं के साथ मीटिंग हुई। दुनिया ने भारत का दम देखा। दुनिया में भारत का मान सम्मान कई गुना बढ़ गया। अब अरब देशों से लेकर पश्चिम देश तक सभी भारत को सलाम कर रहे हैं। G20 की बैठक के साथ साथ देश की राष्ट्रपति ने डिनर भी दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में व्यस्त हैं, तो वहीं भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत कई नेता डिनर डिप्लोमेसी में फंसे हुए हैं। दरअसल प्रेसिडेंट की डिनर में सभी राज्यों के सीएम को इनवाइट किया गया। इनमें कांग्रेस शासित राज्यों के भी सीएम के नाम हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इनविटेशन नहीं गया। इससे राहुल समेत कई नेताओं ने इश्यू बना दिया। खड़गे ने कहा कि निचले स्तर की पॉलिटिक्स है। उनके बयान के बाद विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई। सबसे पहले आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सुना देते हैं, इसके बाद आपको दूसरे नेताओं की बात भी बताएंगे। ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಕ್ರೋಲ್ ಓದಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ ಓದ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಅರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ रिएक्शन ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। देखिए, वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने जो बहाना दिया है वो है नो फ्लाई जोन का। वो कह रहे हैं कि दिल्ली नो फ्लाई जोन है, इसीलिए कैसे जाएंगे। खड़गे को नहीं बुलाने पर उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रेसिडेंट डिनर में 3 राज्यों के सीएम बुलाएंगे। अब भाई ऐसा है कि नो फ्लाइंग जोन हो गया है, आपको कैसे जाओगे? G20 का जो डिनर है उसमें खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है। बघेल की बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम अशोक गहलोत तो आज केंद्रीय गृह मंत्रालय से ही भिड़ गए। अशोक गहलोत ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की परमिशन ही नहीं मिली। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इजाजत नहीं दी। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के आरोपों का फौरन गृह मंत्रालय ने खंडन किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि गहलोत की किसी भी उड़ान पर रोक नहीं लगाई गई। गृह मंत्रालय ने कहा कि गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के स्टेट एयरक्राफ्ट पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। तो जो बहाना विपक्षी नेताओं की तरफ से, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से दिया गया, उसे गृह मंत्रालय की तरफ से खारिज कर दिया गया है। एक पॉलिटिक्स और देश में हो रही थी, वो डिक्लेरेशन को लेकर हो रही थी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि G20 के समिट सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है G20 का, उसने इन तमाम बातों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। या यूं कहें कि जो एक एजेंडा चलाया जा रहा था, जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था G20 समिट के खिलाफ, उस नैरेटिव को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मोदी विरोधी नेताओं ने बहुत सोचा था कि हेडलाइन बदल जाए, लेकिन हेडलाइन कुछ और बनी। हेडलाइन ये बनी है कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन पास हो गया है। हालांकि इसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध का भी जिक्र है। जो लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते आए हैं, वही मैसेज इस डिक्लेरेशन में भी लिखा गया। मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध का युग नहीं है। आज अमेरिका ने भी मोदी की इसी बात पर मुहर लगा दी है। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आया है उसमें ये लाइन साफ तौर पर हाईलाइट हो रही है, और ये लाइन हाईलाइट होकर उन तमाम लोगों को लेकर जरूर जवाब है जो ये कह रहे थे कि G20 समिट को बेशक आप इवेंट बना दीजिए, इसे आप कितना भी बड़ा कर लीजिए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये एक फेल्योर के तौर पर साबित होगा। लेकिन आज जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आ गया और इस पर सबकी रजामंदी सामने आ गई, तो ये तमाम लोगों के लिए जरूर कह सकते हैं कि जवाब हो सकता है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR, हमारे साथ हैं स्टूडियो में। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ हैं। दीपक वोरा, पूर्व राजदूत, भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जफर सरेशवाला, भारतीय व्यवसायी, हमारे साथ हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जफर इस्लाम साहब सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ।
भले ही कितनी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों ना हो जाए, भले ही कितने ही आपकी सरकार पर तीखे वार क्यों ना किए जाएं, ये जॉइंट डिक्लेरेशन ये बता रहा है कि जो ठाना था भारत ने वो भारत करने में कामयाब हो गया है, सबको चुप करने में भारत कामयाब हो गया है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं कि देश के ऊपर नहीं बल्कि अपने राजनीतिक फायदे के ऊपर देखना चाहती हैं और उनको मुंह की खानी पड़ी है। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो है कि पूरे विश्व में इस बात को की चर्चा हो रही है कि भारतवर्ष में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, उसके हर डिग्निटरीज तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से आयोजन हुआ है उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो उनको एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बारे में कितनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। ये सबसे पहला अचीवमेंट है G20 के इस शिखर सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने का। जो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी जो है वो जो कंफर्मेशन जो है वो सब जो है वहाँ के ग्लोबल लीडर्स ने दिया। दूसरी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अफ्रीकन यूनियन के G20 में परमानेंट मेंबरशिप के तौर पर उनको लाया जाएगा, इसकी जो है गारंटी मोदी जी ने दी थी, किसी और ने नहीं। पिछले बार उनके जो प्रेसिडेंट थे बहुत दुखी थे जब वो ग्लोबल लीडर के साथ मिले थे और उन्होंने अपने जाहिर कर दी थी दुख कि हमें इस बात का दुख है और कि आप लोगों ने हमारे लिए जो बातें की थी नहीं की। उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग में खड़े होकर कहा था कि अफ्रीकन यूनियन प्रेसिडेंट को कि ये हमारे हिंदी में कहा था कि हमारी गारंटी है कि हम आपको अगली बार भारत के प्रेसिडेंसी में जब ये आयोजन होगा तो आपको परमानेंट मेंबरशिप दिलाने का पूरी कोशिश करेंगे। आज वो वास्तव में हो गया और इसके अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं इस बात को दोहराया भी कि जो उन्होंने हिंदी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसका मतलब था मोदी गारंटी। आज मुझे एहसास हो गया कि मोदी गारंटी मतलब एक बार कहा तो उसको करके दिखाना है, उसके लिए कमिटमेंट को पूरा करना है, वादा को पूरा करना है जो भारत ने करके देखा। और अफ्रीकन यूनियन के साथ अब जो जुड़ा है भारत का जितना 58 देश जो अफ्रीकन यूनियन के हैं वो सारे लोग आज इस बात के कहीं ना कहीं शुक्रगुजार है कि भारत के प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से आज वो परमानेंट मेंबर हो गए हैं। और इससे ये हम नहीं कह रहे, उनके प्रेसिडेंट से पूछिए, इस अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट से और हर मेंबर से पूछिए, यही बात कह रहा है कि भारत के प्रेसिडेंसी में भारत के प्रधानमंत्री की कोशिश की वजह से आज हम इस चीज को देख पाए हैं। तीसरी चीज जो जिसका आपने जिक्र किया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, लोग कह रहे थे कि इसमें ये होगा उसमें वो होगा, ये सहमति नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी। यही तो फर्क है। आज उन्हें आंखें खोल के देखना चाहिए कि भारत की लीडरशिप और भारत के लीडर दुनिया में अपना मुकाम बना चुके हैं। आज उनकी बात बॉस कह के कहना और बहुत सारी चीज कह के कहना, ऑटोग्राफ लेना वो एक तरफ था, लेकिन उस चीज को इंडोर्स करना कि भाई ये लीडर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात बनवा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जफर इस्लाम साहब, एक सरकार होने के नाते ये आपकी सफलता है और वो जो खुशी है वो आपके चेहरे पर मैं महसूस भी कर पा रही हूँ, आपकी बातों में जो ऊर्जा है वो हमारे दर्शक भी महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन दीपक वोरा साहब, एक सरकार में होने के नाते जफर इस्लाम साहब तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आना, आपसी सहमति सामने आना, वो भी तब जब ऐसे देश बैठे हुए हैं टेबल पर जो एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, जो एक दूसरे की नीतियों पर वार भी करते हैं। ये कितनी बड़ी सफलता भारत के हिस्से में आकर जुड़ गई है आपके नजरिए से? आभारी हूँ मैम, हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर आता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषज्ञ जब वहाँ बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में और बाकी सब, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं न्यूयॉर्क में हूँ इस समय, तापमान इस समय 18 डिग्री सेल्सियस है और 7:37 हुए हैं सुबह के। सूरज अभी बाहर निकल रहा है मैम, सूरज निकल रहा है न्यूयॉर्क में और भारत का सूरज सारी दुनिया पर छाया हुआ है इस समय। आज नई दिल्ली विश्व की राजधानी है मैम, इस बात को मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं। सारी आंखें भारत पर हैं। ये जो कंसेंसस हमने किया है ये हमारी ताकत रही है हमेशा से कि हम कंसेंसस लाते हैं, हम कंसेंसस पर काम करते हैं, हम कंसेंसस लाने में कामयाब होते हैं। पिछले साल बाली में जो समिट हुआ था, आखिरी वक्त तक कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं था। फिर सबने कहा हमसे कि आप लोगों की तो महारत है ये चीज, आप कुछ काम करिए। हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया, अमिताभ कांत साहब ने उस पर काम किया जो हमारे शेरपा हैं, और एकदम वहां पर सर्वसम्मति से उसको लोगों ने उसका स्वागत किया। एक चीज और बता देना चाहता हूं मैम,
मैं 3 अफ्रीकी देशों में वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं, और एक मंत्री से मेरे पास मैसेज आया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने यही लिखा है कि डियर एम्बेसडर, आपने अफ्रीका को जो वादा किया था, भारत ने, मैंने नहीं, जो वादा किया था वो निभाया है, और जो कंसेंसस है अभी हो रहा है, मैम आपका चैनल देख रहे हैं, क्या लिखा है, वी हैव डन इट। ये नहीं बोला कि भारत ने कर दिया, वी हैव डन इट, यानी ओनरशिप सारी दुनिया इसकी ले रही है। मैं एक आधा कोई होगा देश जो खुश नहीं है इसके साथ। एक तो आप जानते हैं किसकी मैं बात कर रहा हूं, जो इसकी बारात में दूल्हा बनना चाहते थे लेकिन फूफा भी नहीं बन पाए। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से आज सारी दुनिया की आंखें भारत पर हैं, और जो नया भविष्य है मैम पूरी दुनिया के लिए, वन वर्ल्ड वन फ्यूचर वन फैमिली, उसका निर्माण आज आपके स्टूडियो में और भारत में किया जा रहा है। जेके त्रिपाठी जी, जिस बात पर इशारा कर रहे हैं दीपक वोरा साहब, जिस देश का जिक्र कर रहे हैं कि कोशिश बहुत थी कि बस सफल ना हो पाए, उनके लिए ये कितना बड़ा संदेश है भारत की तरफ से कि भारत अब वो ताकत है, वो शक्ति है जिसे किसी भी मायने में आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, जिसे आप दबा नहीं सकते। अब भारत है जो दुनिया की टोन सेट करने वाला है। देखिए, उनके लिए साफ साफ शब्दों में ये संदेश है कि मुर्गा नहीं बोलेगा तब भी सुबह होगी। तो अगर वो इसको एग्री नहीं करते हैं तो भी प्रगति होगी, और आगे से उनको इससे सीख अगर मिलनी हो तो शायद मिल जाए कि आगे से बिना बात के टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब मेजॉरिटी एक और हो और सही हो तो आपको भी मेजॉरिटी के साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर वो ये नहीं करते हैं तो देखिए, ना आने से, चीन ने ना आने से सेल्फ गोल कर दिया है। रूस के प्रेसिडेंट का ना आना समझ में आता था, लेकिन चीन के ना आने से सेल्फ गोल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सोचा था हम नहीं आएंगे तो बड़ी बात होगी, लेकिन वो बात हुई नहीं। चीन ने नक्शा अलग बनाया और उससे उसने सोचा था कि छोटी मोटी प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन जब रूस ने भी उस नक्शे का विरोध किया, क्योंकि जो उसूरी नदी पे जो द्वीप था वो 2005 में ही उसका मामला सेटल हो गया था, फिर से चीन ने उसे पूरे द्वीप को अपने नक्शे में दिखा दिया, तब शायद चीन को अब समझ में आया होगा कि स्थिति बड़ी नाजुक है, और इसीलिए चीन न यहाँ आए, चीन के प्रेसिडेंट, और न आसियान में जकार्ता गए। तो उनको भी ये सीख मिल गई होगी मेरे ख्याल से। लेकिन इस डिक्लेरेशन से एक चीज़ तो साबित हो गई। पहले तो जो साबित हुआ कि ऑप्टिक्स और हम अपने को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, हम अतिथि देवो भव को कहाँ तक ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ब्राज़ील में रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ ब्राज़ील इस अरेंजमेंट को मैच नहीं कर पाएगा अगले साल। तो ये चीज़ पहली साबित हुई। दूसरी चीज़ ये साबित हुई कि हमने 55 देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन को यहाँ सफलतापूर्वक इसमें इंक्लूड कर लिया। और तीसरी चीज़ ये हुई कि हमने इतने सारे टेंशन्स के बावजूद हमने दिल्ली डिक्लेरेशन लाने में सफलता हासिल कर दी है। हालांकि शुरू 3 दिन पहले पश्चिम इस बात पर अड़ा था कि नहीं, यूक्रेन का जिक्र होना चाहिए, रूस का जिक्र होना चाहिए, हमले का जिक्र होना चाहिए, लेकिन रूस का जिक्र किए बिना इस पर बात हो गई, और ये हमारे ही लिए नहीं बहुत बड़ी सफलता है, ये विकासशील देशों के लिए भी सफलता है। और कल की जो मीटिंग होगी, अभी देखिए अर्थ फैमिली हो गई, कल जो होगा फ्यूचर, उसमें भी हम एक दिशा तय करेंगे, एक ट्रेजेक्टरी तय करेंगे जिस पर संसार को जाना चाहिए। देवेंद्र, एक बार फिर से क्या ये विरोधियों की बौखलाहट की वजह बन सकता है? क्योंकि जब से G20 समिट का आयोजन हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, दिल्ली चमक रही है, तब से एक धड़ा इस देश में वो भी है जो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि आप कितना भी बड़ा, कितना भी भव्य आयोजन कर लीजिए, आप इससे कुछ निकाल नहीं पाएंगे, आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं लेकर आ पाएंगे। तो क्या एक और उपलब्धि जो मोदी के नाम पर जुड़ गई है, सियासत का केंद्र बनेगा फिर से? और बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये इस लिहाज से समझने की बहुत हैरानी भरा है कि ऐसे समय में जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ये चाहते थे और बार बार इस बात को कह रहे थे कि भारत एक सफल मेज़बान के तौर पर दिखे और उसमें वो अपना पूरा योगदान दे रहे थे, तब अगर घरेलू राजनीति की वजह से
ऐसी चीज़ें हो रही थी तो समझा जा सकता है कि वो कितनी अजीबोगरीब रहीं। पहले खर्च को लेके कितना खर्च करने की ज़रूरत क्या थी, फिर उसके बाद दूसरी सारी चीज़ें सामने आई कि ऐसे ऐसे किया जा रहा है, फिर उसके बाद एक क्रेडिट लेने की होड़ दिखी, उसमें ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि पूरी तैयारी किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात को लेकर हो रही थी कि जिस प्रकार से एक निगेटिविटी फैलाई जा रही थी कि शायद ऐसे समय में, और वो काम चैलेंजिंग था भी, कि रूस यूक्रेन वॉर की जो स्थिति है और वैसे माहौल में आप जी समिट कर रहे हैं भारत की प्रेसिडेंसी में, और भारत ने अपनी लाइन पहले से जो क्लियर कर रखी है, उसमें कैसे रूस, चीन और वेस्ट को एक साथ आप एक टेबल पर लेके आएंगे और उस डिक्लेरेशन में समाहित कर लेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ना सिर्फ ये चैलेंज पूरा हुआ, बल्कि इस पूरे डिक्लेरेशन को देखें तो ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राय रही है उसमें कम से कम 6-7 बिंदु तो आपको सीधे सीधे ऐसे दिखेंगे कि वो उनकी छाप का असर है, और सीधे डिक्लेरेशन ने उसे एक्सेप्ट किया। सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं, बल्कि सभी देशों के प्रमुखों ने उसे एक्सेप्ट किया। बाकायदा उनके कोर्ट को अगर डिक्लेरेशन में जगह दी गई है कि ये युद्ध का युग नहीं, मिशन लाइफ, इन सारी चीज़ों से समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी छाप रही है इस डिक्लेरेशन में। और हम सभी जानते हैं प्राची कि घरेलू राजनीति, विदेश की राजनीति में जो आपकी छवि रहती है वो घरेलू राजनीति को प्रभावित करते ही करती है, और शायद ये वजह रही होगी कि दूसरे पक्ष से उतनी बौखलाहट दिख रही थी। बिल्कुल, देखिए आज सिर्फ डिनर को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है तमाम विपक्षी दलों की, बल्कि इस जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर हालांकि अभी कमेंट आना बाकी है, लेकिन इससे पहले जो नैरेटिव था अब कहीं ना कहीं उस पर तो फुल स्टॉप लगेगा, और वो जो राजनीति चल रही थी वो किस तरफ घूमेगी ये जरूर देखने वाली बात है। सरेश वाला साहब, ये मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, हमने वो वक्त भी देखा कि जब G20 का लोगो जारी हुआ उस वक्त भी एक विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली जब चमकना शुरू हुई, दमकना शुरू हुई, उसमें भी क्रेडिट लेने की होड़ देखने को मिली। इसके बाद जब विदेशी मेहमान आना शुरू हुए तो इसे इवेंट मैनेजमेंट बता दिया गया। ऐसे में जब ये G20 समिट सक्सेसफुल हो रही है, हमने जो ठाना था वो हम करके दिखा रहे हैं, ये कितना बड़ा जवाब साबित होगा सरकार की तरफ से अपने ही देश के लोगों के लिए जो मुखालफत कर रहे थे या जो सवाल खड़े कर रहे थे? ये देखिए, ये जो आउटकम हुआ है यही जवाब है। और मोदी साहब मुझे याद आता है तब हम जब उनके साथ गुजरात के मामले में लड़ रहे थे, और एक बात हमने कहा कि आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते। वो एक था ना उस ज़माने में, अगर आप देखें कि एक बड़ा चैप्टर था कि मोदी ने माफ़ी नहीं मांगी, तो तब वो मुझे कहते थे कि मैं माफ़ी लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। और वो उन्होंने 10 साल में करके दिखाया। इसलिए गुजरात में जो मुसलमानों की तरक्की हुई वो उनका जवाब था। तो यहाँ भी अब आप देखिए ना, शुरू में जैसा आपने कहा कि लोगों को लेके प्रॉब्लम था, लोगों, फिर उसके बाद खर्च कि यार इतना खर्च क्यों, फिर उसके बाद कि भाई अब देखो रूस और चाइना नहीं आ रहे हैं, ये नाकामी, ये चला, फिर ये चला कि अब जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा, फिर यानी ये चलती रही। लेकिन आप देखिए कि जॉइंट डिक्लेरेशन जो है अभी, ये एक्चुअली मोदी साहब का स्टैंप है। ये जो डिक्लेरेशन है ये वो है जो ये हमेशा से कहते आए, यानी उससे पहले यही बात वो कहते थे, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर भी ऑलमोस्ट यही बातें उन्होंने कही। उसके बाद अभी जो साउथ अफ्रीका में जो हुआ वहां पर भी उन्होंने यही कहा। उसके बाद अभी आसियान गए, वहां पर भी वही कहा। तो ये गोया के ये जो डिक्लेरेशन है, इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई जवाब किसी को अब देने का रहेगा। रही बात आपने ये छेड़ी हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, कि जो नहीं आ रहे, जो 3-4 ये चीफ मिनिस्टर, तो मैं समझता हूं कि देखिए ये उनकी बहुत बड़ी, यानी अब मैं ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप मुझे बताइए कि ये जो दावत है आज जो प्रेसिडेंट बुला रहे हैं, वहां कोई आपको मोदी को तो मिलना नहीं है। ये आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं, इसलिए कि वहां आप दुनिया के 30 सरबराहों को मिलने का आपके लिए मौका था। दुनिया के बेहतरीन लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्ल्ड बैंक के चीफ, यूएन के चीफ, यानी आपको वहां मोदी साहब को तो मिलना ही नहीं था। आप इन लोगों को मिलने का मौका छोड़ रहे हैं, इसलिए कि आप एक स्टेट चला रहे हैं, आपको स्टेट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट यही लोग करते हैं। तो आपने गोया के ना आकर एक बहुत बड़ा मौका अपने स्टेट को एक मकाम पर ले जाने का छोड़ा है। तो ये इनका नुकसान है, और मैं समझता हूं कि यहां पर खड़गे साहब को इनवाइट किया या नहीं किया, इसको छोड़कर ये लीडरशिप को ये कहना था इनके लोगों को कि वो सब छोड़िए, आप वहां जाइए। अब आप देखिए इसमें समझदारी या अक्लमंदी या सियासत। ममता बनर्जी, उनको भी तो प्रॉब्लम है मोदी साहब से, लेकिन वो आ रही हैं। नीतीश कुमार साहब को भी वही प्रॉब्लम है, वो आ रहे हैं। केजरीवाल, भगवत सिंह मान,
उनको भी तो वही प्रॉब्लम है। लेकिन आपको एक वक्त ऐसा होता है कि जहां पर सियासत को छोड़कर अपने मफाद को देखना होता है। तो यहां इन्होंने सियासत को अपने मफाद के अंदर भी घोल-मिल कर दिया। तो मैं समझता हूं कि नहीं आना इन लोगों का, ये इनका बहुत बड़ा नुकसान है। छोटी सी बात त्रिपाठी जी ऐड करें, फिर मैं ओमजी उपाध्याय जी आपके पास आ देखिए, ये बड़ा विचित्र बहाना है। ममता बनर्जी, भगवंत सिंह मान, नीतीश कुमार, इन सबके जहाज को उतरने की अनुमति मिल गई, ये सब विपक्ष में है, और बाकी इन दोनों तीनों को नहीं मिली। ये बहाना इटसेल्फ में इतना लचर है कि चल भी नहीं पाएगा, और दुनिया देखेगी कि इन चीफ मिनिस्टर्स ने एक सेल्फ गोल कर दिया है। यहां यूपीआई के साथ साथ आरबीआई की डिजिटल करेंसी की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहां यूपीआई वन वर्ल्ड रुपे ऑन द गो के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। विदेशी यात्रियों के लिए, विदेशी मेहमानों के लिए यूपीआई वन वर्ल्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्ष सिंगला ने भी क्राफ्ट बाजार का उद्घाटन किया है। तो ये जो भारत की डिजिटल क्रांति है, उस डिजिटल क्रांति की तस्वीर पूरी दुनिया तक जाए, वो डिजिटल क्रांति से पूरी दुनिया भी देखे कि भारत ने अपने देश में टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे डिजिटल करेंसी को संभव किया है। आपको पता है कि 40% दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 40% भारत का ही होता है यूपीआई के थ्रू। तो हमारे देश में जो डिजिटल करेंसी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहीं और मतलब कोई और देश का कोई मुकाबला नहीं हो रहा है। तो आज जब हम यहाँ पे हमारी समिट हो रही है और यहाँ पे हमारा प्रदर्शन हो रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के, तो ये भी हम एक मौका है कि हमारे डिजिटल करेंसी, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मतलब डिस्प्ले हो। जैसे कि इंडिया स्टैक आप देखेंगे, आधार, यूपीआई, ई संजीवनी, ये सब डिस्प्ले में है और इनके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहे हैं, और पेमेंट्स सारे डिजिटल मोड पे ही होगा। तो कोई कैश ट्रांजैक्शन वगैरह की जरूरत ही नहीं है, डिजिटल होगा। जो फॉरेन जर्नलिस्ट वगैरह भी फॉरेन एक्सचेंज चेंज करेंगे उसका भी डिजिटल मतलब वॉलेट में ही आ जाएगा, और वो यहाँ। तो दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन भारत में होता है। ये लेन देन अभी यूपीआई के जरिए हो रहा है, लेकिन जल्द ही डिजिटल करेंसी भी भारत में लोकप्रिय होने वाली है। क्या है ये डिजिटल करेंसी? देखिए हमारे संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी वो रुपया जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में है। कैसे काम करता है और कैसे ये यूपीआई से अलग इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सेलेंसी चांसलर सोल्च, हर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir. India and the United States of America co-chair this initiative, and now, as the co-chair, I invite the President of the United States for his remarks. Well, ladies and gentlemen, thank you, all my colleagues. This is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future of prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impacts of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. In practice, it means we're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. And today I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. Bridging ports across two continents, unlocking endless opportunities, including making it far easier to trade, export clean energy, expand access to reliable, clean electricity, lay cables that will connect communities and secure a stable internet, contributing to a more stable, more prosperous, and integrated Middle East. And I want to thank the sponsors, and I particularly want to thank Prime Minister Modi and the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, and President von der Leyen and the European Commissions. And since he's not speaking today, I wanted to, well, maybe he is speaking today. I had a note he wasn't speaking. At any rate, I'm going to stop there.
In Saudi, the sub-Saharan Africa, we're working in a private-public partnership as well to invest in a trans-African corridor. That includes a new partner, the European Union. President von der Leyen, thank you for making this very possible. Together, as part of this corridor, we're going to invest in a new rail line that will extend from the western port in Angola to the DRC, to Zambia, and ultimately the Indian Ocean. It's a project that's about far from just laying tracks. It's about creating jobs, increasing trade, strengthening supply chains, boosting connectivity, laying foundations that will strengthen commerce and food security for people across multiple countries. This is a game-changing regional investment, and both of these are huge, huge steps forward. But they're far from the only ones. We're continuing to make big investments in infrastructure around the world. That includes a solar energy site, an insulin manufacturing facility, and electricity project right here in India. We're continuing to develop economic corridors across Africa, Asia, and the Americas. And together with our partners, we're working to mobilize the trillions of investment needed to close infrastructure gaps around the world, including the formation of a new investor forum that the United States will host in a couple weeks. Let me close with this. The world stands at an inflection point in history, a point where decisions we make today are going to affect the course of our future, all of our futures for decades to come. A point where our investments are more critical than ever. So together, let's continue to work as one to seize this moment in history and maximize our collective investments, to find new partners, to unlock new capital, because when we invest in low and middle income countries, all countries benefit. When we invest in emerging economies, all economies benefit. And when we invest in the future of people anywhere, people everywhere benefit. So I want to thank you again for being here. I look forward to working with all of you, and I'm going to turn it back to the Prime Minister. Thank you. Thank you, Excellency. We now invite the Crown Prince and the Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia for his remarks. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سوف يسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة الحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام، أن تحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذه وفق الإطار الزمني الذي سيتم. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत और इसमें 8 देश मिलकर ये कॉरिडोर बनाएंगे। व्यापार करने के लिए ये अनुकूल होगा, इसकी जानकारी एक एक करके जो 8 देशों के प्रतिनिधि हैं, जो 8 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस बात की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। जे.के. त्रिपाठी साहब, सबसे पहले ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले देवेंद्र, आपके पास क्या इसके बारे में ज्यादा जानकारी है? एक और ऐतिहासिक कदम इसे समझा जाए कनेक्टिविटी के लिए और जो हम कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम के तौर पर। बिल्कुल प्राची, इसकी शुरुआत जो हुई है, अभी आपको इसमें 8 देश देख रहे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन दोनों के बीच बातचीत का ये नतीजा है। कंसेप्ट इन दोनों का है, उसमें इन देशों को शामिल किया गया। उसमें जो सबसे बड़ी इसके पीछे जो वजह देखेंगे कि जैसे बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जो हिस्सेदारी है, कोविड पैंडेमिक ने जिस प्रकार से उसके प्रति अविश्वास पैदा कर दिया, उसके बाद
भारत को बहुत बड़े पोटेंशियल हब के तौर पे देखा जा रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में, और वहाँ पर ये कनेक्टिविटी उसमें ज़बरदस्त बूस्ट देने जा रही है। और उस लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कंसेप्ट को पहले रखा, उसके बाद इन देशों को शामिल किया है। और अंदाज़ा लगाइए कि रेलवे और शिप, इन सबसे इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आप बनाएंगे, उसका सीधा मतलब है कि वो देश चाहता है, अमेरिका चाहता है, और ये बाकी जो देश हैं यूरोप के, फ्रांस की बात कर लें या यूरोपियन यूनियन के लोग, वो ये समझ रहे हैं कि भारत को वैसे ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है, और उसकी ये सारी कवायद है। मैं ऐड करूंगा। जी बोलिए सर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो चीन का जो था ना कॉरिडोर जो पाकिस्तान के साथ, वो तो फेल हो गया। उसके मुकाबले में ये एक ज़बरदस्त उसका जवाब है। यानी उसकी बुराई करने के बजाय जो मोदी साहब का एक स्टैंप है कि किसी चीज़ के बारे में बोलना नहीं कुछ भी, उसके मुकाबले में चीज़ पेश कर देनी, और ये आज उसका नतीजा है कि ये, यानी आप सोचिए, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी ये तो हिंदुस्तान से शुरू होगा, लेकिन आपके साथ बांग्लादेश है, उधर आपके साथ म्यांमार भी है, और ये तो कहाँ तक जा सकता है। और ये पूरे यानी यूएई से शुरू होगा, यानी हिंदुस्तान से यूएई से सऊदी अरब ऊपर, और ये यूरोप तक जाएगा, और कितने कॉन्टिनेंट जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जवाब है वो जो चाइना का जो पाकिस्तान के साथ था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि हिंदुस्तान से दुश्मनी करके वो कितना अपना नुकसान उठा रहा है। अगर ये आ जाता है तो पाकिस्तान को भी कितना बड़ा फायदा है, और यानी उसका कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा फायदा है, और ये कहां तक जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये उनका जो कॉरिडोर है जो फेल हो गया है, उसके मुकाबले में ये कॉरिडोर उसका जवाब है। यानी एक और जवाब भारत की तरफ से त्रिपाठी जी दिया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ जफर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि किसी लाइन को छोटी करने के बजाय हमने एक बड़ी लाइन बना दी है, तो ये पॉजिटिविटी है। और ये बड़ी लाइन जो है, ये सिर्फ, जैसे जफर भाई ने कहा, ये सिर्फ हिंदुस्तान से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इटली, फ्रांस होते हुए, जॉर्डन होते हुए इटली, फ्रांस तक ही नहीं जाएगी। वहाँ से यूएस के लिए शिपिंग होगी, और इधर ईस्ट में हम इसको बिम्स्टेक से जोड़ सकते हैं। बिम्स्टेक से जोड़ने का मतलब कि ये जो है, ये वियतनाम से लेकर के और सीधे वेस्टवर्ड चलती हुई ये वहाँ तक जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है, और आपने देखा इसकी जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने मिलकर के की, और इस प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं इसके को चेयर बताया गया, वहां पर दोनों हैं, अमेरिका और भारत। और अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। इसके बारे में अभी केवल घोषणा हुई, आप समझिए जब ये काम अंजाम दिया जाएगा तब कितना बड़ा प्रभाव इसका पड़ेगा, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, जैसा भी त्रिपाठी जी हमको समझा रहे थे। तो एक बार फिर आपको बताना चाहते हैं, अभी अभी जो घोषणा की गई है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से, वो ये कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का संकल्प लिया गया है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो यहां भारत से शुरू होकर के मिडिल ईस्ट के देश जो यूएई, सऊदी अरब हैं, उसके अलावा आगे इजराइल, जॉर्डन, वहां से होते हुए यूरोप, जिसमें आगे फिर तमाम यूरोपीय देश जुड़ेंगे, फिर आगे वहां से यूएस तक जो है एक पाथ बनाया जाएगा। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी नींव रखी जा रही है आज, और आज से आप समझिए कि इस पर एक तरीके से काम और अमल भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस G20 समिट में जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आखिर क्या हासिल होगा, अभी तक हमने उस जॉइंट डिक्लेरेशन की बहुत चर्चा की है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव और खींचतान के बावजूद एक जॉइंट डिक्लेरेशन आ गया। लेकिन ये वो असली अचीवेबल है कि आपने हासिल क्या किया। तो ये जैसे बार बार कहा गया कि G20 जो है, ये जो फोरम है, ये एक इकोनॉमिक फोरम है, ये एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मंच है। तो वो बड़ा काम यहां किया जा रहा है कि ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो भारत से मिडिल ईस्ट को जोड़ता हुआ, देशों को, मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ता हुआ यूरोप तक पहुंचेगा। देवेंद्र।
अब बिल्कुल सौरभ, और इस बात को लेकर थोड़ी शुगबुगाहट चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि भारत इसमें अमेरिका के साथ मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिहाज से एक बड़ा काम कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी इसका ऐलान किया जाना समझा जा सकता है कि दोनों ही देश न सिर्फ इसका महत्व बहुत बेहतर समझते हैं, बाकी जो 6 देश हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो अपने आप में समझ रहे हैं कि, और मैं बार बार इस बात को इस लिहाज से कहता हूँ कि ग्लोबल सप्लाई चेन के हब के तौर पर भारत को विकसित किया जाना है। भारत भी इस बात को समझता है, यूरोप भी इस बात को समझ रहा है, अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है, और उन सारी चीज़ों की तैयारी के लिहाज से इस काम को किया जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार इस बात को कह रहे थे कि बहुत बड़ा बिग शब्द का उन्होंने 2 या 3 बार इस्तेमाल किया, और इतना बड़ा फैसला है जो कि आगे आने वाली पीढ़ियां, उन्होंने कहा दिस इज द बिग डील, दिस इज द रियल बिग डील। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा, यही है असल काम, यही है बड़ा काम। मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ जी, बहुत बड़ी बात है। यानी ये श्रेय भी इस्लाम और हिंदुइज्म को जोड़ने का बड़ा काम हुआ है। इसलिए आप देखिए, आपने अलग एंगल दिया है इसमें। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी को भी नहीं, इसलिए कि देखिए, ये अरब दुनिया से हिंदुस्तान का ताल्लुक प्री इस्लामिक है। यानी इस्लाम तो आया 1400 साल पहले मक्का में, लेकिन उससे भी पहले हमारा एक बिजनेस रिलेशन था हिंदुस्तान का, और ये रीबिल्ड करने का भी श्रेय मोदी साहब को जाता है। 2 चीजें, एक तो ये जो सीधा यूएई जाएगा, पहले यूएई से सऊदी अरब, जॉर्डन, इस्लामी मुल्कों के साथ। लेकिन एक और चीज है इसमें, ये आज जो अफ्रीकन यूनियन के साथ, जो अफ्रीकन यूनियन को इसमें हमने जो लिया है G20 में, अगर आप देखेंगे वो अफ्रीकन यूनियन के आधे से ज्यादा मुल्क जो है वो मुसलमान मुल्क हैं। तो ये इस्लाम और हिंदुस्तान को जोड़ने का श्रेय दोबारा मोदी साहब उन अफ्रीकी देशों का भी जिक्र हो रहा था वहां पर, और वो एक रेल नेटवर्क की बात जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो कर रहे थे। सर, एक बार फिर त्रिपाठी साहब सरल भाषा में बता दें अगर आप, क्या ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी भी घोषणा की गई है भारत और अमेरिका की तरफ से, क्या है कॉन्सेप्ट पूरा? देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि भारत से यूरोप के लिए अभी जो रास्ता है सिर्फ समुद्री रास्ता है। ठीक है, वो या तो स्वेज कैनाल से होके जाता है, और या तो वो केप ऑफ गुड होप पे अफ्रीका के नीचे से होके जाता है। और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कर रहे हैं उसमें भी अभी समस्या आ रही है, क्योंकि तेल जो है वो रूस से आने के लिए, यूरोप से आने के लिए वही रास्ता होता है। तो अब अगर ये रास्ता हो जाएगा, जो पहले BRI चीन का था प्रोजेक्ट, अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हाँ, अभी भी थोड़े हद तक सफल हुआ है, बाकी तो असफल है। क्योंकि भारत से जो प्रोडक्ट होंगे, भारत से प्रोडक्ट वो रेल के वो जहाज के रास्ते से सऊदी अरब, यूएई जाएंगे, वहाँ से सऊदी अरब होते हुए वो सीधे जॉर्डन, इजराइल होते हुए फ्रांस, इटली भी जुड़ गए हैं, आगे फिर समुद्री रास्ते से USA तक या ट्रांस अटलांटिक पहुँचेंगे। तो इससे एक तो तेल की कीमत में, तेल के खर्च में, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में कमी होगी। दूसरे ये कि हवाई जहाज से ज़्यादा भारी सामान नहीं जाते, समुद्री जहाज से ही जाते हैं, तो ये एक नेटवर्क हो जाएगा, सप्लाई चेन इससे बड़ी अच्छी होगी। और जैसा कि मैंने कहा, इसको ईस्ट में आप बिम्स्टेक के माध्यम से वियतनाम तक जोड़ देंगे तो वो और अच्छी बात हो जाएगी। इसके साथ ही आप देखिए अब भारत की सिचुएशन कैसे हो गई है। एक ये रास्ता है, रूस के साथ हमने व्लादिवोस्टोक से चेन्नई तक के लिए एक कॉरिडोर का वो किया है, समुद्री कॉरिडोर जो व्लादिवोस्टोक चेन्नई VCC जो है, VCCC वो है। उसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके एशिया अफ्रीका कोऑपरेशन कॉरिडोर का एक कंसेप्ट किया है, कि जैसे जफर भाई कह रहे हैं कि उत्तरी अफ्रीका के लिए तो रेलवे लाइन है, लेकिन एशिया अफ्रीका कॉरिडोर के लिए ये समुद्री रास्ते से सीधे अफ्रीका को कनेक्ट करेगा। अभी भी जाते हैं जहाज, लेकिन एक सर्टेन वो नहीं होता उनका, एक मतलब रेगुलर वे नहीं होता। तो ये होने से आप देखिए भारत की पोजीशन कितनी अच्छी हो जाएगी कि भारत के प्रोडक्ट आपको उधर ईस्ट में वियतनाम तक बिम्स्टेक से जाएंगे, रूस से तेल चेन्नई तक सीधे आएगा दक्षिणी चीन सागर होते हुए जी। तो लोग जो कुछ लोग कह सकते हैं कि रूस नाराज नहीं होगा, इससे नाराज होगा, लेकिन रूस के साथ हमारा ऑलरेडी समझौता है। और फिर यहाँ से हम अमेरिका तक नहीं, आपने जो ये भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में हब बना दे, एक हब बनाएगा, पहली बात।
ये उतना ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जितना चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, वो भी क्योंकि इसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होता हुआ फिर आगे यूरोप तक पहुंचने की बात कर रहा था। और उससे ये ज्यादा ही है, उससे ज्यादा है, क्योंकि चाइना का तो उसका मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल की वजह से उसका वहाँ हंगरी और आगे होते हुए वियना, आगे होते हुए इटली तक जाने का है। अब इटली भी नाराज है, जैसा कि मेलोनी ने कहा है कि BRI से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसमें इटली भी ज्वाइन कर रहा है। तो ये उससे ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये ज़्यादा सस्ता होगा और ये ज़्यादा समावेशी होगा, ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, क्योंकि कई देश जिन्होंने चीन के BRI को इसमें नहीं ज्वाइन किया वो इसमें आगे हिस्सा बने। देखिए इसमें फ्रांस है, इटली है, UAE, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट की कंट्री सारी इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। एक यानी नहीं, वो समंदर का आएगा इसलिए नहीं कि इजराइल भी है, और इजराइल का इजिप्ट के साथ, सिनाई के साथ कनेक्शन है, तो ये इजराइल भी इसमें है। तो ये समंदर आएगा ही नहीं, इजराइल से सीधा आप सिनाई डेजर्ट से इजिप्ट और इजिप्ट से पूरा अफ्रीका। तो ये बहुत बड़ा एम्बिशियस है और ये आने वाले नस्लों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। क्या ये सीधे सीधे हम कहें, जो बात लगातार कही जा रही थी कि चीन की जो पोजीशन है इस वक्त दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या ग्लोबल सप्लाई चेन में, उसकी जगह पर अब भारत को खड़ा होना है। जी बिल्कुल, तो ये वो जवाब है चीन को, जवाब है चीन के लिए, बड़ा धक्का है। और आप देखिएगा कल ही चीन का या आज शाम तक चीन का रिएक्शन आ जाएगा कि ये फालतू चीज है, इसमें कोई दम नहीं है। जैसे कि चीन ने, आपको याद होगा जब क्वाड बना था तो चीन ने कहा तो ये तो समुद्री फेन है, कुछ देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये तो एशियाई क्वाड बन रहा है। वैसे ही चीन का जवाब अभी आएगा। देखिए।